अब नाजरीन, आप द प्राइम टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। पार्लियामेंट सेशन में बहुत सारे बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं। अगर हम पहाड़ियों को एसटी ज़ुमरे में लाने की बात करें, वो बिल जो है पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसी के साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बिल है वो भी पार्लियामेंट में आ रहा है। बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो है क्या। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाहिद परवाज़ चौधरी जी, जो अक्सर ही गुजर बकरवाल समुदाय से जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें लीड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात फॉरेस्ट राइट एक्ट की करें तो जो काम इन्होंने किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे किसी जगह गुजर बकरवालों के कुल्ले उखाड़ने की बात हो तो वहाँ पे अगर लाठियाँ बरसती हैं तो वो जाहिद परवाज़ चौधरी हैं जो सबसे पहले उन लाठियों का शिकार जो है होते हैं और अपने लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जाहिद जी, आपने वक्त दिया और पहली मुलाकात जो है वो आज आपसे हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो बिल जो है उसके ऊपर लाया जा रहा है। क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और क्या कुछ इसके फ़ायदे और क्या कुछ नुकसानात जो हैं वो लोगों को होंगे? जी अकला साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप आए, हमें मदऊ किया आपने चैनल पे बात रखने के लिए। देखिए जी, असल में ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि सरकार के पास एक हथकंडा है कि जैसे आपने जो बड़े लोगों की बात है कि ये सरकार 2-4 लोगों की है, ठीक, अडानी अंबानी, बड़े लोगों को इस सरकार को बड़ा करना है, उनके मंसूबे यही है। और जो छोटा है उनका मंशूर ये है कि इनको एक बार ख़त्म ही कर दें हम। तो असल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो बिल लाया जा रहा है इस बार, आपके जो बजट सेशन हो रहा है उसमें आपने देखा होगा कि वो इन लिस्ट है, उस पर जो है पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी जैसे मेघालय हो, जैसे आपका हिमाचल हो, जैसे गुजरात हो, या जहाँ जहाँ भी हमारे जो कैटल ब्रीडर्स हैं, जो लोग इस कल्चर के साथ वाबस्ता है, जो माल मवेशी का काम करते हैं, तो बेसिकली असल में ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो एक सरकार का बहुत बड़ा अच्छा प्रपोज़ल था, आप ये कह सकते हैं कि यही एक कानून है जो हमारा अपना है, बिल्कुल हमारा है। आप देखते हो कि अगर हम उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, अगर हम वो कागज़ तैयार करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, तो हम अपने हाथ से भरते हैं, बिल्कुल अपने हाथ से लिखते हैं कि जंगल में जनाब, जंगल में घास है, जंगल में पानी है, जंगल में मछली है, जंगल में ये जो पत्ता है ना, जिनको पत्थर जिन्ना काम है, खाने मवेशियों के चारे के लिए जो चीज़ें काम आती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लिख के सरकार को देते हैं कि जी ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के तहत क्लेम है और इस पे हमारा हक है, जंगल की इन चीज़ों पे हमारा हक है। हम लिख के देते हैं, अपना कानून खुद बनाते हैं, बिल्कुल ये आवाम का कानून है फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इसमें यह था कि अगर आपके पास एक ज़मीन है जो जिसका जहाँ फॉरेस्ट नहीं है, एक्चुअल में उसका स्टेटस फॉरेस्ट है, तो आपको उसका राइट मिल जाएगा। अब ये हुआ कि जब वो राइट्स जो हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो पहले 2006 में ये कानून आया, जब हिंदुस्तान में आया, तो जम्मू कश्मीर की सरकारों ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने देखा जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून आए, PSA लागू किया, आज जिन लोगों ने लागू किया उन पे उनके काम आ रहा है वो, है ना। इस तरह के बहुत सारे, जैसे GST आ गया, रातों रात इम्प्लीमेंट हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर आप बात करेंगे तो जनाब BPL वाले का राशन कट गया, है ना, आपको पता ही है, तो वो APL बन गया, APL वाला BPL, बहुत सारे जो हैं उससे महरूम हो गए। मींस इस तरह के कानून हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर में लागू किए। जब अच्छे कानून की बात आई तो यहाँ इनको सांप सूंघ गया। फिर 2017 में हमने जो एडवोकेट कमर चौधरी साहब है हमारे लेजिस्लेटर रजौरी से, उनके ज़रिए हमने होश में एक बिल आया था, उसको ड्राफ्ट भी हमने किया था। 11 पेजेस का बिल था। मेरे साथ एक मेरे प्रोफेसर साथी हैं, इरफान साहब, कुछ हमारे सेंटर के बाहर दिल्ली से लोग थे, अनीता शर्मा जी वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे लोग थे जिन लोगों ने हमने वो बिल ड्राफ्ट करके, तो यहाँ की हमारे जो रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, जिनके घरों पे आज कहीं आप देख रहे हो बुलडोज़र चलते हैं, उनको भी उसकी परेशानी का सामना है, तो ये नहीं किया। अब ये है कि जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई थी तो कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते हो हिमाचल में बहुत सारे लोगों को उसके राइट्स मिले हैं,
زبردست طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ 70% امپلیمنٹیشن ہماچل پردیش میں ہوئی ہے، گجرات میں، بھوج میں، کچھ میں، ان علاقوں میں ہوا ہے امپلیمنٹ۔ اب یہ تھا کہ جب لوگوں کو رائٹس مل رہے تھے، مجھے رائٹ مل رہے، میرے پاس زمین نہیں تھی تو اس کا سٹیٹس یہ تھا، جنگل پہ میں جاتا تھا تو اس کا حق نہیں تھا مجھے، ہے نا، ایک راکھا، ایک فارسٹ گارڈ جو آپ کو جنگل میں کبھی نہیں جانے دے گا، بالکل پٹائی کرے گا، FIR لگ جائے گی، پنگا بن جائے گا، PSA تک لگتے ہیں، تو ان چیزوں تک ہماری اسیسیبلٹی بن رہی تھی۔ تو سرکار نے دیکھا کہ جناب یہ تو غریب جو ہے، بیکس جو ہے بیچارہ چرواہا ہے نا، وہ اکوموڈیٹ ہو رہا ہے، وہ بھی کہیں سیٹل ہو رہا ہے نا، اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو رہی ہے، تو فارسٹ کنزرویشن ایکٹ لایا گیا۔ اب وہ جب وہ لایا جا رہا ہے نا، اس سے کیا ہوگا، جتنے آپ کے جنگلیں بند ہوں گے۔ 70 سالوں سے جو لوگ ہم زمینوں پہ بیٹھے تھے، ہمیں یہی تھا کہ یہ زمینیں ہماری ہی ہیں، یہ کسی کی نہیں ہے۔ قانون، سرکار قانون بناتی ہے کہ جو آدمی 12 سال سے ایک زمین پہ ہے اس کو اس کا رائٹ دے دو، 12 سال سے۔ بالکل یہاں سے 70 سال، 100 سال، 150 سال، 300 سال والے کو بھی آج اسپیئر نہیں کیا جا رہا، اور پھر کہا جاتا ہے جی نہیں بڑے کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک جتنے ویڈیو سرکولیٹ ہوئی، جتنا سارا پروسیس چلا، ہم نے دیکھا ہے کہ غریب ہی کچلا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں اسی کی لائٹ میں ہے۔ پہلے یہ ختم ہوگا جب اسٹیٹ لینڈ والا ایشو، تو پھر آپ کے جنگل بند ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے، ہے نا۔ آپ کے گاؤں کے پاس میں ایک جنگل ہے، آپ کے گاؤں، سب گاؤں والوں کے مثلا ان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ جنگل پہ ہے۔ وہ جنگل سے گھاس لاتے، وہ جنگل سے پتے لاتے، وہ جنگل سے پانی کا استعمال کرتے، یا جو بھی چھوٹی مائنر فارسٹ پروڈیوس جتنے بھی ہیں جی ان کا استعمال کرتے، لاتے، وہ اس سے گزرے اوقات کرتے اپنا۔ پھر بھیڑ رکھتے ہیں، مثلا بھینس رکھتے ہیں، گائے بکری رکھتے ہیں، وہ ایک انڈسٹری ہے۔ میٹ مارکیٹ میں آئے گا کہاں سے آئے گا؟ جنگل والے کے جو پاس ہے نا وہاں سے آئے گا۔ دودھ آئے گا کہاں سے آئے گا؟ وہیں سے آئے گا۔ تو اب یہ سرکار کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہی ہے کہ بھی جب آپ کے یہ فارسٹ کنزرویشن ایکٹ آ جائے گا، زمینیں بند ہوں گی۔ میرے پاس کوئی زمین پچھلے 300 سالوں سے ہے، سٹیٹس اس کا فارسٹ ہے، وہ بند ہوگی۔ یہ اسی کے لائٹ میں ہے کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کو کاٹنا ہے۔ تو دیکھو ایک طرف ہے نا ختم کرنا ہے، دیکھو فارسٹ رائٹ ایکٹ کیا کہتا ہے، جب آپ اس کی وائلیشن ڈیورنگ امپلیمنٹیشن پروسیس، آپ کسی کو اس کی زمین سے نہیں نکال سکتے ہو، کسی کو آپ نوٹس نہیں بھیج سکتے ہو۔ آج کنگن میں پچھلے دنوں مجھے فون آیا، نوٹس میرے موبائل میں موجود ہے، 5000 لوگوں کو نوٹس چلے گئے ہیں، 5000 لوگوں کو، کہ بھئی آپ انکروچرس ہو۔ وہ جو کیٹل بریڈر سے ہے نا، جو LG صاحب کو میٹ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، جو LG صاحب کے گھر جو دودھ آتا ہے وہ وہیں سے آتا ہے، بالکل اسی جنگل والے، اسی گجر بکروال سے، اسی ہے نا ٹریڈیشنل فارسٹ ڈیولپرز کے گھر سے آتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس کو ختم کرنے کا ایک اٹیمپٹ ہے یہ۔ تو مجھے لگتا ہے جتنے بھی سرکار کے پاس کوئی ویژن ہے نہیں، اگر ویژن ہے تو پھر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی طرح سے جو یہ غریب ہے اس کو کچلا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ مجبوری ہے سرکار کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مجبوری ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی، مرکزی حکومت کی، کہ اس طرح کے عوام مخالف بل جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، مجبوریاں یہ ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں جب 370 یہاں ختم کیا تو وعدہ یہ کیا گیا تھا جی ہم اتنے لاکھ نوکریاں دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم اتنے لاکھ گھر بنائیں گے، ہم گجر بکروالوں کے مکان بنائیں گے، آج وہ بھی آپ سے چھینے جا رہے ہیں۔ تو مجبوریاں سرکار کی یہی ہے کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ کارپوریٹ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، بڑے بڑے بزنس مینوں کو اکوموڈیٹ کریں، تاکہ وہ ان کو پیسہ دیں، جو سرکار سے باہر ہو اس کو خرید کے اپنے ساتھ لے آئیں۔ تو اصل میں سارا کا سارا پروپیگنڈا وہی ہے، اور یہی کیا جا رہا ہے تاکہ کہیں سے سرکار خریدی جا سکے، کہیں سے کچھ خریدا۔ غریب مرتا ہے تو مرے، سرکار کے پاس کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو مفت چاول دے رہے ہیں نا، مفت فری راشن دے رہے ہیں، فری راشن کے ساتھ ساتھ آپ کی چینی ختم ہو گئی، بالکل ہے نا، ڈپو سٹور سے نہیں ملتی ہے، راشن فی کنبہ 35 کلو سے گھٹ کے 5 کلو پہ آ گیا، آٹا نہیں دیا جا رہا ہے، تیل نہیں دیا، کیروسین آئل جو ملتا تھا راشن کارڈ سے وہ نہیں ملتا ہے، بہت ساری چیزیں جو تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو گئی۔ اب فری راشن دے کے پتہ نہیں کتنی جگہوں سے ہمیں کاٹ کے، وہاں سے GST لیا جاتا ہے، وہاں سے کچھ اور لیا جاتا ہے، اور
कितनी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, असल में एक किस्म का प्रोपेगेंडा है। तो ये सिर्फ एक जो गरीब है, जो बेकस है, उसको कुचलने की कोशिश है। जाहिद जी, नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बड़ा ईमानदारी से आप उसका जवाब भी देंगे। आपसे समझना चाहूँगा कि तरक्की के बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जाते थे कि जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट है और यहाँ पे दफ़ा 370 और 35A है, जिसकी बिना पर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होना मुमकिन नहीं है। और अब जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 भी हट गया है, 35A भी हट गया है। क्या बदला है दफ़ा 370 और 35A के हटने के बाद आज तक? देखिए जी, दफ़ा 370 जैसे उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विश्वास, तो यहाँ पे विकास है ना, तो यहाँ पे सबका सत्यानाश हो रहा है। अभी तक मुझे लगता है कि कुछ बदला नहीं, कहीं रोज़गार नहीं मिले। अब हम कहें कि जम्मू को एम्पावर करने की बातें होती थी, तो मुझे लगता है जम्मू आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लूट चुका है, ठीक है, डिसएम्पावर हो गया। आप देखते हो कितने टोल प्लाजाज लग गए, आप देखते हो कोई सरकार के पास अच्छी पॉलिसी नहीं है। और जम्मू के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मसलन कहीं कोई अच्छा सा बिजनेस हब नहीं है, कहीं कोई टूरिज़्म की अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं होती है कि जहाँ से अपना रोज़गार कमाएं, कहीं उनके पास कोई एग्रीकल्चर का इतना बड़ा वो नहीं है। तो यहाँ के लोग सारे के, जम्मू प्रोविंस के लोग जो थे वो सारे के सारे इसी पर डिपेंड थे कि उनको नौकरी जॉब मिलेगी, तो वो उससे अपना पहाड़ों पर, आप डोडा किश्तवाड़ रियासी रामबन में चले जाओ, राजौरी पुंछ के पहाड़ पे चले जाओ, यहाँ से सांबा कठुआ में चले जाओ, कहाँ है रोज़गार, कहाँ है? मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, वहाँ पहाड़ का सीना, पत्थर को चीर के वहाँ रोज़ी कमाई जाती है। तो मीन्स के यहाँ उसके बाद जो है यहाँ सिर्फ इस किस्म के कानून आए जिससे सिर्फ गरीब को कुचला गया है अभी तक। जैसे आप ये लैंड वाला देख लो, जैसे पिछले दिनों में आपने देखा कि यहाँ पे जम्मू में कितने वो रिलायंस के बाहर वाले स्टोर, यहाँ का जो अपना यहाँ वाला बिज़नेस कमाने वाला था उसका बेचारे का रोज़गार ख़त्म हुआ। तो ये आने वाले दिनों में अगर ये फिर से एक बार होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ तबाही होगी और इतने बड़े क्राइसिस उठ जाएंगे कि आखिर एक दिन लोगों को सड़कों पर उतरना है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन लेगा ना, जिस हाई कोर्ट को ये आज आगे बता रहे हैं कि जी ये उसकी ढाल बना रहे हैं ना कि जी हाई कोर्ट के हमें आदेश है, और बीजेपी वाले जो अब मसलन ये हेल्पलेस हो चुके हैं, जिनकी मुझे लगता है एलजी साहब नहीं मानता है, वो अपनी करता है, तो वो भी उसी हाई कोर्ट की। तो जब हाई कोर्ट के पास ये आंकड़े जाएंगे ना लोग लेके, लोगों ने आरटीआई ड्राफ्ट करके रखी है। मैं कहता हूँ मेरे साथ जितने आरटीआई जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट काम करने वाले ना, दे आर वाचिंग, है ना, वो जैसे कहते हैं ना उकाब की नज़र से देख रहे हैं कि भाई कहाँ किस एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ बठिंडी और सुजवा ही नहीं है जिस पे आप बलडोज़र चलाओगे, यहाँ से बहुत सारे एरियाज हैं। और जब नहीं चलेगा, जब वो आंकड़े लेके लोग इन्फॉर्मेशन लेके कोर्ट के पास जाएंगे, पिट जाएंगी सरकारें, ख़त्म हो जाए। मसलन है क्या, जस्टिफिकेशन क्या बताएगी, हम क्या बताएं? कम से कम हमारे पास कुछ शर्म तो होनी चाहिए कि हम सरकार को बताएं कि नहीं जी ये है। तो भाई जब लोग आंकड़े लेके आएंगे, भाई ठीक है इस गरीब के घर पे चला, ये अमीर भी तो था जिसके पास थी। अब यहाँ से तो कहती है हम गरीब पे चलाएंगे नहीं। और ये जो देखिए ना, मैं कहता हूँ जो लोग इसको एक प्रिज्म से देख रहे हैं कि शायद ये किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, अभी तक तो यही हुआ। आप मसलन बठिंडी सुजवा में चला, एक साइड से आप सेम खसरा का वेब माल छोड़ रहे हो, सामने से दूसरा कोई एक्टर या जो भी था, हमें क्या करना है किसी को? एक साइड से चला, एक साइड से बच गया। आपका रूपनगर में हमारे गुजर बकरवाल वीर गरों पे बुलडोजर चल गया पिछले साल, बिल्कुल 200 दिनों तक वो प्रोटेस्ट करते रहे, किसी ने नहीं सुनी उनकी, बिल्कुल जेडीए लैंड की। तो जब वो नहीं चलेगा, जब आंकड़े लेके लोग जाएंगे सामने ना, जब बैठेंगे, सरकार क्या मुंह दिखाएगी? तब होगा ना। और जो चुप है ना आज, जो कहते हैं नहीं शायद मैं बच गया हूँ, है ना, ये दूसरा जनाब कोई किसी कम्युनिटी का पिट रहा है। कल तक हम गुजर बकरवाल कराई करता था कि भाई आप उसका, है ना, जो झुग्गी झोंपड़ा जाके गिराते थे, आज बठिंडी में चला बड़ी बड़ी कोठियों वाले पे। कल इसी तरह से वापस होगा, लेकिन आएगी सबकी बारी। हम भी कह रहे थे आप हमारे हक में बोलो, कोई नहीं बोलता था, है ना। ये बठिंडी सुजमा वाले चुप करके बैठते रहे, गुजर मरने दो उनको, जंगल से निकालने दो, ठीक है। आज उन पे भी चला ना,
कल वो गांधीनगर पे भी चलेगा, कल वो दूसरी जगह चले, फिर क्या करोगे? फिर तो यहाँ आंदोलन, यहाँ तो उठने ही उठने। और फिर देखने वाली चीज़ ये कि भाई आप ये स्टेट लैंड लेके किसको दोगे? और फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जहाँ तक मतलब है, हमने पुलवामा में 6000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक क्लेम किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का। हमने कुपवाड़ा में लोलाब एक एरिया था, लोलाब का एक एरिया है, वहाँ पे ये कैंपा लगा रहे थे, हमने वहाँ पे क्लेम किया है। तो हम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमारे पास है, अब जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी हो रही है, जहाँ से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाना था, जैसे अदर स्टेट्स में है। आज तक स्टेट के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि भाई हमने किन लोगों को, कितने लोगों को इसका है ना राइट दिया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का बेनिफिट दिया है। सरकार के पास ये भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने अब इस पे हम जो हैं वो कंटिन्यूली काम कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे यहाँ जम्मू कश्मीर वाले हम अकेले नहीं है, यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जितने भी ये जो सारा समुदाय है ना, जो कैटल ब्रीडर्स हैं, जो इस तरह के हैं, ये चरवाहे हैं, जो नोमैड्स लोग हैं, जो माइग्रेशन करने वाले, वो सारे के सारे खड़े हैं, जो जंगलों के पास रहते हैं, है ना, रवायती तौर से फॉरेस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स है, ये सारे के सारे लोग उठ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ के हिंदुस्तान के एमपीज़ को एक चिट्ठी भी लिखी है बहुत सारी इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कि भाई आप इस एक्ट को अपोज करो, कानून को। मुझे लगता है जब ये होगा तो इसके भी क्राइसिस, ये सारे के सारे लोग, आपका वो जो आदमी है ना सरकारी ज़मीन वाला है, वो भी घास चराई वाला भी ज़मीन पे, रोज़गार मांगने वाला यूथ जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, हमारी कितनी यहाँ पे स्कैम्स हो गए, जॉब रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं करवा पाया, फिर कौन सी गुड गवर्नेंस का हम दावा करेंगे? मुझे लगता है कि सरकार बहुत बड़े ब्लंडर कर रही है, जिनसे बाज आना चाहिए और इस तरह के कानून लाने चाहिए जो वाकयातन प्रो पब्लिक हों, जो बहुत अच्छे काम भी हुए। हम नहीं कहते देख हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, हम सरकार की झोली में डाल रहे हैं, आपने किया बिल्कुल है ना। आप अगर मीन्स कि आप अगर ये जो अपर कास्ट वालों को है ना, उनकी जाति वालों को अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देते, फिर हमारी एम्पावरमेंट कहाँ से हुई? बिल्कुल दे के हमसे फिर उसके अगेंस्ट काम किया, बिल्कुल है ना। अच्छा, अब जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, हमें राइट मिलने लगे, ऊपर से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया जा रहा है। तो अब लोग कैसे कहें कि जी ठीक है जी, है ना, मोदी जी आपका शुक्रिया, अमित शाह जी आपका शुक्रिया, एलजी साहब आपका शुक्रिया, जब आप एक अच्छा काम करते हो ऊपर से 10 खराब कर देते हो, तो कैसे हम करें? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जाहिद परवाज़ चौधरी जी, जिन्होंने गुजर बकरवाल समुदाय के हवाले से कुछ अहम बातें जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो रखी हैं और आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की है। आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो लाया जा रहा है, जिसके तहत अब जो जंगली ज़मीनें हैं उन पर जो है घेराबंदी होगी और वो ज़मीनें जो एक तरफ सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को देने की बात कर रही थी, अब दूसरी जानिब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत वो ज़मीनें लोगों से वापस भी ली जा सकती हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि आपको अपने हक़ों की हिफाजत किस तरह से करनी है। देखते रहना प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।